हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आप लोग का जो अगस्त 2024 में हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, उसमें टोटल आप लोग के पास 30 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव्स के, बट लेकिन इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 15 तक के ही ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लोग इस लेक्चर को। पहला प्रश्न आप लोग के सामने क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का लॉसव और मौसव 182 और 13 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसव गुणे मौसव। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये मौसव लॉसव है और ये मौसव है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26, बच जाएगा 2। 13 में 8 से गुणा करेंगे तो 13 वटे होता है 104, और 104 में जो 2 हासिल होता है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। 106 का लिखेंगे 6, फिर हासिल बच जाएगा 10। फिर अब 13 से किस में गुणा करना है, 1 में, तो 13 से 1 में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, और ये 10 हासिल वाला जोड़ के क्या बन जाएगा 13 10 23। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2366, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं लोग। प्रश्न संख्या 2 बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन असहभाज्य युग्म है। ठीक है, तो ये पहले समझते हैं कि असहभाज्य युग्म होते क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है असहभाज्य युग्म। ठीक है, तो असहभाज्य बोले या सह अभाज्य बोले। ठीक है, असहभाज्य बोले या सह अभाज्य बोले। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका मतलब होता क्या है, तो देखिए कोई भी दो वैसी संख्याएं जो जिनका जो मौसव है, जिनका मौसव जो है वो कितना हो, एक हो, मौसव कितना हो, एक हो, तो वे क्या कहलाती हैं, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 5 और 7 इनका मौसव यानी कि ये किसी से नहीं कट रहे हैं तो ये असहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 4 और 6 यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जा रहे हैं तो ये असहभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, जैसे ले लिए 4 और 7, तो यहाँ देखिए ये 4 तो कट जा रहा है 2 से, लेकिन ये 7 2 से नहीं कट रहा है। 7 7 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, जबकि 4 2 से कट रहा है। तो इसलिए कोई भी कोई एक सिंगल नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, असहभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके के पेयर को हम लोग इसमें ढूंढना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला दिया है 18 और 45, तो ये तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो ये दोनों संख्याएं 9 से कट गई, तो मतलब ये असहभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ पे भी ये दोनों संख्याएं लास्ट में 2 है, तो दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो ये भी असहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। वहां फिर यहाँ पे बी में 21 से कम 21 और 21 3 63, इसका मतलब ये भी दोनों संख्याएं 21 से कट गई, तो ये भी असहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। फिर ऑप्शन नंबर ए, ये देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। फिर इसको देख रहे हैं तो ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, असहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3 में क्या बोल रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, आ जाइए देख लेते हैं लोग यहाँ पे साइड में। 156 का अभाज्य गुणनखंड 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, लॉसों की तरह निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14, बच जाएगा 1 चला जाएगा 6 के साथ तो 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे सकते हैं तो 2 3 6, बच गया 1 तो चला गया 8 के साथ तो 18, तो 2 9 18। अब ये कटेगा 3 से, तो 3 से काट लीजिए लो, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ पे कटा उसमें 2 2 3 और 13 में, और ये सब के सब क्या है, 156 के गुणनखंड है। 156 के क्या है, गुणनखंड है, और यही सब क्या है, अभाज्य संख्याएं भी है। आप लोग को देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, तो यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 3 13, ये नहीं, 2 3 13 ये भी नहीं, 2 3 13 नहीं, 2 3 13, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। हम लोग को मालूम है शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बट्टा में a होता है, और इनका गुणनफल क्या होता है, c बट्टे में a होता है। तो यहाँ पे योगफल पूछा है तो -b बट्टे में a, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है 6x² - 7x - 3 के शून्यक है। अब इसका शून्यक निकालना है, और ये इधर साइड में शून्यक देख लेते हैं इसके शून्यक कैसे निकलेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बताया गया है कि ये जो x² का गुणांक है 6, और जो अंतिम वाला होता है c, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं।
तो जब हम लोग गुणा करेंगे लोग 6 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। अब हम लोग को क्या करना होता है, ये जो बीच वाला पद है इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है ताकि गुणा करने से 18 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने से माइनस का 7 आए। तो ये जो 18 है इसको किस में तोड़ सकते हैं, 18 गुणे 1 करके तोड़ सकते हैं तब 18 आएगा। फिर किस में तोड़ सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 हो गया है तो 2 में कितना गुणा करने पर टूटेगा 9 में, तो 9 गुणे 2 करके 18 ला सकते हैं और एक 6 गुणे 3 करके 18 ला सकते हैं। बाकी इसमें तो 18 आएगा नहीं। अब इनमें से कौन सा लेंगे लोग, तो देखो 9 और 2 को आपस में घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो मतलब किसमें टूटेगा, ये 9 और 2 में टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, तो पहले 2 को लेंगे और बाद में 9 को लेंगे, यानी कि 2 माइनस 9 करेंगे तब जाके माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले जो भी जिसमें भी ये टूटा है उसके चिन्ह को बदल देंगे। ये 2 प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दिए, 9 माइनस में है तो इसको प्लस में लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे लोग, जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना इससे कर देंगे भाग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 6 से भाग, यहाँ भी 6 से भाग। अब ये कटने वाला है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो मतलब क्या आया -1/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, मतलब ये क्या आ जाएगा 3/2। तो इसके शून्य क्या निकल के आ रहा है -1/3 और 3/2। तो देख लेते हैं 3/2 और -1/3। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है x³ + y³ बराबर क्या होगा, x³ + y³ बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग को इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो क्या बोलोगे, x³ + y³ का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। आप लोग को मालूम है कि a + b का होल क्यूब जो है, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में आ जाता है a + में b, यही होता है। तो इसमें से हम लोग को मान किसका निकालना है, a³ + b³ का मान निकालना है। मान किसका निकालना है, यहाँ पे a³ + b³ का मान निकालना है, इस वाले का मान निकालना है। तो ये देखिएगा ये पूरा का पूरा इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए a + b का होल क्यूब, और ये पूरा का पूरा इधर उठ के आ गया तो माइनस में 3ab ब्रैकेट में a + में b और बराबर में तब इधर इकलौता अकेले क्या बच गया, a³ + b³ a³ + b³ बच गया। तो मतलब a³ + b³ का मान कितना निकल के आ रहा है, a + b का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a + b। तो देख लेते हैं लोग, चेक कर लेते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो a + b का होल क्यूब माइनस 3a इंटू b ब्रैकेट में a + b। देखिए बस a और b की जगह क्या है, x और y है। तो मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p/h ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कि यदि cos थीटा का मान 12/13 है तो sin थीटा का मान निकालना है। तो सिंपली कुछ नहीं, cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है b/h होता है, और sin थीटा में क्या होता है, ये होता है p/h। तो नीचे वाला मान तो सबका बराबर है ना, h और h, तो मतलब नीचे इसमें 13 है तो इसमें भी sin थीटा वाले में भी नीचे 13 होगा। तो नीचे 13 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ। क्या बोल रहा है, sin थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये याद रखिएगा हमेशा 45 डिग्री पे ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब 45 डिग्री पे कौन से बराबर होते हैं तो वो भी आप लोग जान लीजिए, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए हमेशा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर के साथ में बराबर होते हैं, यानी कि sin थीटा, sin के बाद क्या आता है cos, तो sin थीटा cos थीटा, फिर cos के बाद क्या आता है tan, तो tan थीटा और cot थीटा, फिर cot के बाद क्या आता है sec, तो sec थीटा और फिर cosec थीटा। ठीक है, ये सभी के सभी किस कोण पे बराबर होते हैं, ये सभी 45 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है, sin थीटा cos थीटा दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पे, फिर tan cot बराबर होता है, फिर sec cosec बराबर होता है। अब इनका मान क्या होता है, तो sin थीटा cos थीटा का मान जो है वो होता है 1/√2 के 45 में, और इसका होता है 1 और इनका होता है √2। ठीक है, इनका होता है √2, मतलब 45 डिग्री वह मान है, 45 डिग्री पे sin थीटा cos थीटा बराबर होते हैं, tan थीटा cot थीटा बराबर होते हैं, sec थीटा cosec थीटा बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, sin 67 डिग्री बट्टा cos 23 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वही ऑर्डर ही फॉलो करेंगे लोग। sin के बाद क्या आता है cos, तो sin के बाद cos आता है तो cos ही दिया है, मतलब ऑर्डर वाला दिया है। तो ऑर्डर वाला जब दिया है तो उसके बाद से ये चेक करेंगे कोण का मान का योग, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 67 और
23 को जब जोड़े तो हम लोग का 90 आ रहा है, तो मतलब जब ये 90 हो जाएगा तो आंख मूंद के आंसर 1 लगा देंगे लोग। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये बनता है साइन 90 माइनस थीटा वाले पे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है साइन 60 डिग्री का मान बोल रहा है, तो देखिए अपोजिट वाले में चलिए, ऑर्डर वाले में साइन के बाद क्या आता है? आता है कॉस। साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है। तो कॉस साइन 60 और फिर इनके योग को 90 कीजिए, तो 60 में कितना जोड़ने पे 90 होगा? 30 जोड़ने पे, तो मतलब साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? बस ऑर्डर याद रखना है, साइन साइन के बाद जस्ट कॉस, तो कॉस। ठीक है, अब कॉस तो साइन कॉस के साथ, साइन कॉस के साथ, इधर यहाँ पे अभी ऊपर बताया साइन कॉस के साथ, टैन कॉट के साथ, सेक कोसेक के साथ। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है मूल बिंदु इतना की दूरी है। तो देखिए मूल बिंदु से जो दूरी है वो आप लोग को कैसे निकालना होता है? तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी जो है वो बराबर हो, कैसे निकलता है? तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? तो जो बिंदु में, जो बिंदु के अंदर जो ये पॉइंट का मान दिया है ना, जो पहला मान दिया रहता है वो एक्स का मान होता है और जो दूसरा मान दिया रहता है वो वाई का मान होता है। तो सिंपली यहाँ पे रख लेते हैं लोग मान को। तो यहाँ पे जब मान को रखेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? रूट में आ जाएगा 25, और रूट 25 से क्या बाहर निकल जाएगा? निकल जाएगा 5। तो मतलब इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी है वो हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ए बी, बिंदु ए बी तथा -a - b के बीच की दूरी बताइए। तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे लोग, और दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के। ठीक है, ये हम लोग का होता है दूरी सूत्र, ये होता है दूरी सूत्र, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग x1 और x2 का मान कौन होता है? y1 y2 का मान कौन होता है? तो देखिए ये जो पहला बिंदु है इसमें फर्स्ट वाला x1 हो जाता है, सेकंड वाला y1, दूसरा x2 हो जाता है यहाँ पे दूसरे बिंदु के लिए, और ये y2। ठीक है, चलिए अब रखते हैं। क्या बोल रहे हैं? रूट अंडर में, अगर फॉर्मूला आप लोग को नहीं याद है या प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्मूले में याद वगैरह करने में, रखने में, तो लोचा वोचा मत कीजिए लोग। सिंपल दोनों x वाले को आपस में घटाइए, जो माना है वो लिख दीजिए। फिर सिंपल दोनों y वाले को आपस में घटाइए, जो माना है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें केवल क्या करेंगे लोग? मान को रख देंगे लोग। रख देते हैं मान को। x2 के जगह पे पहले ये रूट लगा लिए। x2 के जगह पे कितना है? x2 की जगह पे -a है तो -a, फिर फॉर्मूले का माइनस। x1 की जगह पे कितना है? a है तो a, और इसका क्या कर लेना है? स्क्वायर, फिर प्लस y2 के जगह पे कितना है? y2 के जगह पे है -b, तो -b रख लिए, फिर फॉर्मूले का माइनस। y1 के जगह पे है, देखिए वहां पे उधर माइनस के, y1 की जगह पे है b, और इसका लिख लिए, इसको कर लिया स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या आएगा? -a मतलब माइनस का 2a, और इसका क्या कर लेना है? स्क्वायर, प्लस फिर -b माइनस का 2b, और इसका क्या कर लेना है? स्क्वायर। अब इसको ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे a स्क्वायर, फिर प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4, और यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ से 4 जो है वो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे लोग, तो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, तो ये 2, और रूट में क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन से ऑप्शन में है? ये हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी पे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 14 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक का लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई बोल रहा है, तो इसकी ऊंचाई यही ना होगी? यही नहीं इसकी ऊंचाई होगी। तो अब आप खुद देखिए, जब इसकी ऊंचाई खींचना है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बना तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं लोग, यानी कि एच बोलते हैं लोग, और ये जो नीचे रहता है उसको बी बोल देते हैं या पी बोल देते हैं। यही ना होता है? तो इसका तो मान 12 आ गया। अब इसका मान, नीचे वाले का मान क्या हुआ? तो देखिए ये जब समकोण खींचे हैं तो इस रेखा को क्या कर देगा? समद्विभाजित कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो इधर वाला भी 6 और इधर वाला भी 6 हो जाएगा। तो मतलब इधर नीचे वाले का मान 6 आ गया, इधर का मान 12 आ गया, तो ये लंब का मान नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में जब लंब का मान निकालेंगे लोग तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर मतलब
12 का स्क्वायर होता है, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, छोटे वाले का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां से लेगा तो 14 में से 6 घटेगा तो 8, यहाँ पे बच गया 3 में से 3 जाएगा तो 0, 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 1। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे लोग तो किसमें टूट जाएगा, इसको जब हम लोग अब तोड़ेंगे 108 को तो ये किसमें इसको लिखा जा सकता है, 36 गुना 3 लिखा जा सकता है, और 36 का रूट से जब बाहर निकलता है तो 6 निकलता है और रूट में रह गया 3, तो मतलब 6 रूट 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 6 रूट 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं लोग अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर, बोल रहा है ए 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2y बराबर 0 का अद्वितीय हल पूछ रहा है। ठीक है, तो अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान निकलेगा, y का एक मान निकलेगा, तो इसमें टोटल 3 कंडीशन होते हैं। ये जो पहला ऑप्शन नंबर जो बी है, a1 बट्टा a2 जब बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तभी जाके निकलता है अद्वितीय हल। क्या निकलता है, अद्वितीय हल निकलता है, और इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी होगा। अद्वितीय हल कब निकलता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। ठीक है, अब बाकी के दो कंडीशन को भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो वहां पे जो है समपाती जो ग्राफ बनता है, याद रखिएगा ग्राफ बनता है, समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। ग्राफ जब बनता है तो समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और तो और इसका जो हल है वो अनंत हल निकलता है। कैसा हल निकलता है, अनंत हल निकलता है, यानी कि x के बहुत सारे मान निकलेंगे, y के भी बहुत सारे मान निकलेंगे। ठीक है, अब ये तीसरा कंडीशन, इसमें बोल रहा है a1 बट्टा a2 तो बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो इस कंडीशन में जो है जो ग्राफ बनता है वो दो समानांतर रेखाएं बन जाती हैं, ऐसे दो समानांतर रेखाएं बन जाती हैं, और इसका जो हल है वो कुछ हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि इस जिस ग्राफ मतलब जिस समीकरण में ऐसा मिल जाएगा उसका कोई हल नहीं होगा, उसमें x का भी कोई मान नहीं निकलेगा और y का भी कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। चलो समझ में आया, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के तो अद्वितीय हल होगा और उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो उसका अनंत हल होगा और उसका ग्राफ समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, एक रेखा ऐसे तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर। और तीसरा, जब a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, तो इसका ग्राफ समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस रहेंगे।